अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड 2024 सिलेबस का। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आप टाइटल पे फोकस करें। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए चाहिए। आयोनाइज हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी एटम को, कोई एटम आपके पास, आप उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और जब नेगेटिव चीज़ निकल जाएगी तो आपके एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एटम विल बी चार्ज्ड, तो आयोनाइज्ड। तो इस तरह जो हमें कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम को चार्ज्ड करने के लिए या आयोनाइज करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब केमिस्ट्री के अंदर इसको जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एटम ड्रॉ किया हुआ है जिसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने ब्रेक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को उस अट्रैक्शन से दूर ले जाना होगा। दैट विल रिक्वायर एनर्जी। अब वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो हमें चाहिए होगी उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हम उस अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली वी रिक्वायर एनर्जी। सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये याद रखना है कि जब भी आपने एनर्जी लगानी है तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम के अंदर से सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, बशर्ते के, कंडीशन क्या है, एटम मस्ट बी इन न्यूट्रल स्टेट, एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, एटम मस्ट बी इन आइसोलेटेड फॉर्म। एटम अकेला हो, गैसियस स्टेट में हो और दूसरा न्यूट्रल हो, तो तब जो उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब ये वाली जो कंडीशंस अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं सर अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, सपोज करें मैंने सोडियम ले लिया था, सोडियम मेटल ले लिया था। अब सोडियम मेटल के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा सोडियम के पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोडियम के पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, और एक मेटल का टुकड़ा ला के आप उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करेंगे तो वो सही नहीं आएगी, क्योंकि जब आप उस पर एनर्जी लगाएंगे ना, पहले वो जो है कुछ एनर्जी यहाँ पे लग जाएगी कि वो कंपाउंड स्टेट से वो सिंपल एटॉमिक स्टेट में आएगा, और फिर एटॉमिक स्टेट से आगे जो है फिर थोड़ी सी एनर्जी यूज़ होगी और उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इन सारी ये एनर्जी का जो लॉस है, इन सारी एनर्जी के लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एटम को ऑलरेडी उसको एटॉमिक स्टेट में कंसिडर करते हैं, मतलब पहले से ही हमने एटम को एटॉमिक स्टेट में लिया होता है और फिर उस पर एनर्जी चेक करते हैं हम, मतलब एनर्जी की कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर इसको और भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये आपके पास सोडियम मेटल है, सॉलिड था, इसको पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने आइसोलेटेड किया, गैशियस किया, गैशियस से इसको एटॉमिक स्टेट में लेके आया। अब यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी जो है वो मैंने काउंट करनी है, ये वाली। बाकी ये भी एनर्जी मैंने कैंसिल कर दी, ये भी एनर्जी कैंसिल कर दी कि आपके पास कंपाउंड से इसको आप गैसियस स्टेट में लेके आए, हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, वो भी निगलेक्ट कर दें, और हीट ऑफ फ्यूजन के बाद आपने इसको आइसोलेट किया है, वो भी निगलेक्ट कर दें, क्योंकि वो आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं आएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ वही एनर्जी आएगी जो कि यहाँ पे सोडियम एटम की फॉर्म में आ गया है। अब जब वो एटम की फॉर्म में आ गया है तब आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितनी एनर्जी चाहिए है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है सोडियम की। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जाउल पर मोल। अब ये यूनिट भी आपको यहाँ पे याद हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो है किलो जाउल पर मोल। मतलब हमने जब भी एटम्स लेने हैं तो पर मोल के हिसाब से लेने हैं। आप एक मोल एटम्स के अंदर से एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल। ये आप आपने बात याद रखनी है। अब इस तरह मैग्नीशियम जब लेते हैं, मैग्नीशियम के अंदर आपको पता है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मैग्नीशियम के अंदर से तो उसकी जो एनर्जी हमें चाहिए होती है दैट इज़ 738। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दूँ
कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना ये हमेशा अब्जॉर्ब होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि हमें हमेशा अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसको ब्रेक करने के लिए हमेशा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, अब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। दैट इज़ वाई ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी आपने एग्जाम्पल्स भी इस पर कोड कर देनी है और फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एनर्जी क्या होती है, किस तरह होती है, यूनिट क्या है, और इसके अंदर जो है यूनिट हम क्यों किलो जूल पर मोल लेते हैं और इसको क्यों पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, अदरवाइज़ आप जो है वो थोड़ा सा इसको पीछे करके वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड ये होता है कि कोई भी आप एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, चाहे वो शील्डिंग इफेक्ट है, चाहे वो एटॉमिक साइज है, कुछ भी है, तो हम उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वो चीज़ बढ़ती है या कम होती है, या पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम मूव करें वो चीज़ बढ़ती है या कम होती है, इसको देखना हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ना पीरियड। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ग्रुप नंबर चेंज हो रहा होता है 1 2 3, लेकिन पीरियड सेम होता है। तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। इसके रीज़न याद रखिएगा, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न पहली तो मैं अगर आपको ये बताऊँ, पहली रीज़न इसमें ये आएगी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर चेंज हो रहा होता है, पीरियड नंबर सेम है, और जो पीरियड नंबर होता है वो असल में शेल नंबर होता है। जब आपका पीरियड सेम है तो इसका मतलब है शेल सेम है, लेकिन ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है वाइल मूविंग। तो जब ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल बताता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं इन वैलेंस शेल बाय कीपिंग द शेल नंबर कांस्टेंट। और इसी तरह जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर भी बढ़ रहा होता है। तो जो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, जब बड़ा होता जा रहा होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ती जा रही होती है। और जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो आपका साइज़ छोटा होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको सेपरेट करना, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपने याद रखने हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको एक पीरियड दिखाया हुआ, पीरियड नंबर 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब पीरियड नंबर 2 में देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। अब इनकी मैंने नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी भी मेंशन की है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो नो डाउट लिथियम की 520 है, बेरिलियम की उससे ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता जाऊँगा बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप बेरिलियम का केस देखें और यहाँ पे आप बोरोन का देखें, बेरिलियम की ज़्यादा है और बोरोन की कम है। इवन होनी किसकी ज़्यादा चाहिए थी, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बोरोन की कम क्यों है, यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है। अब पहले जो हम फैक्टर ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो इसके अलावा एक और फैक्टर है, क्योंकि हमने तो ज़्यादा फैक्ट्स पे बात करनी है। बच्चा मुझे कहे सर आप तो कह रहे थे लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है, यहाँ पे बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरोन की कम है, ये तो उल्टा हो गया। तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो भी मैटर करती है। अब वो कैसे सर मैटर करती है, देखिएगा ज़रा बेटा। जो आपके पास बेरिलियम है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2, मतलब 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, वेरी स्टेबल कन्फिगरेशन। और अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे ज़रा फोकस करें कि आपके पास जो आपका है यहाँ पे बोरोन, उसकी कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 और 2p1। तो यहाँ पे जो 2p1 है ये पार्शली फिल्ड है। अब यहाँ तक तो इसकी कन्फिगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है बोरोन की, लेकिन यहाँ पे 2p1 का इलेक्ट्रॉन बहुत ईजी है। तो इस वजह से बोरोन का, क्योंकि हमने तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ईजिली रिमूव किया जा सकता है। इस वजह से बोरोन की बेरिलियम से जो कन्फिगरेशन है वो थोड़ी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। बाकी हम आगे जाते हैं, फिर बढ़ रही है नाइट्रोजन की फिर ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस भी ऐसा ही है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई।
केस वही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन जो है उसमें देखें 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो इसकी कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। इट मीन्स यहाँ पे ये जो कन्फिगरेशन है ना ये पार्शली फिल्ड है और ये जो है हाफ फिल्ड है। तो पार्शली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये डेफिनेटली आपको पता है लेस स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्बिटल्स, और पार्शली जो फिल्ड होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है ये लेस स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई। तो ये एक्सेप्शन ग्रुप 2 और 3 में आती है या ग्रुप 4, 5 और 6 में आती है। ये बात मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करते कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना ये अपने माइंड में रख लेनी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये एक्सेप्शन कैसे आई, तो इसको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है ग्रुप में क्या सिनेरियो है कि लेफ़्ट टू राइट तो मैं क्लियर हो गया, अब ग्रुप में सर क्या सीन है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए क्या होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। वेरी क्लियर है कैसे, ऊपर वाली साइड से जब हम नीचे वाली साइड पे आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। कैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, पीरियड 1, पीरियड 2, जैसे जैसे पीरियड चेंज होंगे वैसे वैसे आपका जो है वो शेल नंबर बढ़ता है, और जब शेल्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली साइज़ ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए शेल नंबर बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। मतलब शेल्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेंगे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर वाले शेल को ज़्यादा रिपेल करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब एक बच्चा है छोटा सा और उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन जब एक और बेबी पैदा हो जाता है तो वो जो बच्चा है जो अपनी मदर से साथ अटैच था वो थोड़ा दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो बीच वाले बच्चों को ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बीच में शेल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं और उनको रिमूव करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यहाँ पे मैं दो चीज़ें बता दूँ कि न्यूक्लियर चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है प्रोटॉन नंबर। ठीक है, ये मेरा बेटा आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं म्यू लिख रहा हूँ। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कर लें, ठीक है, या प्रोटॉन नंबर कर लें, प्रोटॉन नंबर मैंने जी के साथ शो कर दिया, माइनस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है लिथियम, लिथियम के पास क्या कन्फिगरेशन है 1s2 और उसके बाद 2s1। अब इसका इनर शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लिथियम के बाद आता है सोडियम और सोडियम की कन्फिगरेशन क्या है 1s2, 2s2, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2p6 और उसके बाद आता है 3s1। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ज़रा शील्डिंग इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन नंबर क्या है 3 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो बाकी आता है 1। अगर इसका मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालूँ, इसका प्रोटॉन नंबर है 11 और इसमें से अगर मैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि हैं 10 वो निकाल दूँ तो बाकी आता है 1। तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है तो मेरा बेटा आपका जो है वो साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ छोटा होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसके बाद अगर अगले फैक्टर की बात की जाए तो वो भी बहुत ईजी है। फैक्टर नंबर 2 दैट इज़ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का आपको सबको पता है क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो क्या होता है डिक्रीज़ करता है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होते हैं, तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है।
तो जब एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज होगी। इट मीन्स एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ईजी है, कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद अगर थर्ड फैक्टर की बात की जाए दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। ये भी बड़ा ईजी है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मेरा बेटा क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सपोज करें आपके पास दो एटम्स हैं, एक एटम ये है विच हैज़ ओनली 2 शेल्स, और एक एटम आपके पास ये है जिसके पास 3 शेल्स हैं, और एक एटम मेरा बेटा आपके पास ये है जिसके पास 4 शेल्स हैं। सपोज करें ये। अब ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, बीच के शेल वाले, वो उनको रिपेल करते हैं। जितने ज़्यादा बीच में शेल्स होंगे उतना ज़्यादा बाहर वाला ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में कमी का बायस होने की वजह से दूर होता जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसलिए मैं शील्डिंग इफेक्ट छोटा लिख रहा हूँ। इसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। इसमें शील्डिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स, इधर शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे तो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ उस पावर से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, सेम चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ाते जाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आपके पास साइज ज़्यादा होगा, और जब साइज ज़्यादा होगा तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। उसके बाद बेटा लास्ट आ जाता है आपके पास जो फैक्टर है दैट इज स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन, ये ज़रा पहले समझ लें, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया कि ये होता क्या है। स्पिन पेयर रिपल्शन मेरा बेटा ये होती है कि आपके पास एक ऑर्बिटल है, सपोज करें उस ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ऑपोजिट स्पिन में मूव कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस रिपल्शन की वजह से आपका रेडियस में जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, क्योंकि ज़्यादा रिपल्शन आएगी तो एनर्जी हाई हो जाएगी, और जब एनर्जी हाई हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा ईजी होता है। तो इस वजह से जैसे जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, स्पिन पेयर रिपल्शन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट एक्साइटेड स्टेट में होंगे और उनको रिमूव करना ईजी हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान एक टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।